हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं समास के भेद पढ़ेंगे और इनके उदाहरण साइट देखेंगे। ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो मैंने जो हिंदी में समान हिंदी में कहा जाए संधि कराई है, भाषा व्याकरण ये सब कुछ कराया है, इसके पहले इसकी जो वीडियो जो बनकर ये रामबाण है, ये हिंदी का कहा जाए समान हिंदी, ये क्लास 10th 12th प्लस कॉम्पिटिटिव्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट की मैंने जो वीडियोस होती हैं, इन वीडियोस की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं समास की। अगर इससे पहले मैंने संधि के बारे में समझाया है कि संधि क्या होती हैं, तो उसकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हो। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो रिलीज करता हूं तो प्रोवाइड करता हूं तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो कहा जाता है समास। समास क्या होता है? ठीक है। जब आप समास ऐसे समझ सकते हो, जब कहा जाए एक शब्द दूसरे शब्द से मिलकर जो नए शब्द की उत्पत्ति करता है, उसे ही हम समास कह देते हैं। जैसे कहा जाता है, देखो समास की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। कहा जाता है जो परस्पर संबंध बनकर जो दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, वो मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, तब उस विकार रहित मेल को हम क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। ठीक है। और जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेप अथवा संग्रह, अर्थात दो शब्द को मिलाकर एक कर देना। जो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि संक्षेप अथवा संग्रह, संक्षेप करना या संग्रह, अथवा दो शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं, उसे हम समास कह देते हैं। तो आप सिंपली भाषा में समझ सकते हो कि दो शब्दों को या तो दो शब्दों को संक्षेप कर दो या संग्रह कर दो, तो इन दोनों के जो मिलने की प्रक्रिया को हम समास कह देते हैं। ठीक है। अब समास की हम परिभाषा की बात करेंगे कि समास की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो कहा जाता है, समास की परिभाषा की बात करेंगे तो विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक या निक्षेप करने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है। जो विभिन्न पदों को एक पद में क्या करना? सम्यक निक्षेप करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम समास कह देते हैं। समास बनने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों का जो सार्गो, कारक चिन्हों कारक चिन्हों पर जो सार्गो या योजक चिन्हों का जो लोप हो जाता है, किसमें? जो समास बनने की प्रक्रिया में जो कारक चिन्ह होते हैं, इनका सर्गो या योजक चिन्हों का जो लोप हो जाता है, या समासिक पद को विखंडित करने की जो क्रिया को विग्रह कहते हैं। और इस समास की पद को विखंडन किया गया है, इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। और हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। और हिंदी में कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो समास बनने की जो प्रक्रिया में कारक चिन्ह आते हैं, और सार्गो या योजन चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, लोप होता है। और जो सामाजिक पद को विखंडित करने की जो क्रिया होती है, उसे हम विग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? समास विग्रह कह देते हैं। ठीक है। और हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कहा जाए, हिंदी के आधार पर हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं, उन पर चर्चा कर देते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं। कहा जाता है समास के जो भेद होते हैं, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहला हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये किसके आधार पर? हिंदी के आधार पर। ये किसके आधार पर हैं? आपके हिंदी पर आधार पर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके हिंदी के आधार पर हो जाएंगे। ठीक है। तो कहा जाता है समास क्या होते हैं? जब दो शब्दों
से मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे हम समास कहते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? जब समास बनने की जो प्रक्रिया में जो कारक चिन्ह और सार्वो या योजक चिन्हों का जो लोप होता है उसे सामाजिक विखंडन कहते हैं, और उसी क्रिया को समास विग्रह कह देते हैं। ठीक है। और हिंदी के आधार पर हिंदी कहा जाए, हिंदी में जो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अव्ययीभाव समास की, कि अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होने वाली है। तो अव्ययीभाव समास की हम बात करेंगे, तो जो अव्ययीभाव समास होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जो अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जिस समास में अगर पहला पद प्रधान होता है और तथा जो समस्त पद होता है वो अव्यय का काम करता है, और जो पहला पद प्रधान हो जाए और बाकी का जो बचा पद वो अव्यय का काम करने लगे, किसका? अव्यय का काम करने लगे, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कह देते हैं। इसके उदाहरणों की बात करेंगे, जैसे कि यथाशक्ति, तो इसमें पहला पद प्रदान हो रहा है और बाकी का पद क्या कर रहा है? अव्यय के रूप में काम कर रहा है। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, इसमें पहला पद प्रधान है यथा, और शक्ति क्या है? ये अव्यय के रूप में काम कर रहा है, शक्ति के अनुसार। तो ये जो सामाजिक पद था, अव्ययीभाव जो पद था, इसका विग्रह बन जाएगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाएगा, और यथावधि का विग्रह हो जाएगा अवधि के अनुसार, और यथा साध्य का विग्रह हो जाएगा साध्य के अनुसार। क्या हो जाएगा? साध्य के अनुसार हो जाएगा। ठीक है। और इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे कहा जाता है कि आजीवन, तो जीवन पहला पद क्या है? प्रधान है। जो आ है वो पहला पद है और जीवन दूसरा पद है, तो पहला पद प्रधान है और बाकी का जो जीवन पद है वो अव्यय हो जाएगा। जैसे जीवन पर्यांत हो जाएगा। और प्रतिदिन, तो प्रति पहला पद है जो प्रधान है और दिन आपका अव्यय है, तो दिन ये विग्रह हो जाएगा। भर पेट, तो पेट भर कर, तो पेट भर जो है वो पहला पद है और पेट क्या है? दूसरा पद है, तो दूसरा पद अव्यय है, इसलिए पेट भर कर हो जाएगा। आपका क्या है? पहला पद है, प्रधान है, और जन्म आपका समस्त पद है वो अव्यय हो जाएगा, जन्म पर्यंत। तो इस प्रकार ये क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे कि किस प्रकार ये पद थे, अव्ययीभाव समास के पद थे, और किस प्रकार ये विग्रह हो रहे हैं, किसके? अव्ययीभाव समास के विग्रह हो रहे हैं। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। तो जिसमें ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और बाकी का जो समस्त पद होता है वो अव्यय का काम करता है, बाकी का जो समस्त पद होता है वो अव्यय का काम करता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कह देते हैं। ठीक है। अब इसकी कुछ स्मरणीय कुछ तथ्य हैं अव्ययीभाव समास के, उन तत्वों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके कुछ कैसे स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। कहा जाता है कि जो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, कि इसमें जो पहले का जो पद होता है इसकी प्रधानता रहती है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है, और जो समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है, और समस्त जो बाकी का पद होता है वो अव्यय की तरह कार्य करता है। और जो द्रुरुक्त शब्द प्राय अव्ययीभाव होते हैं, जो द्रुरुक्त शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? अव्ययीभाव होते हैं। जैसे कि घर घर, पल पल, क्षण क्षण, ये आदि शब्द कैसे हैं? द्रुरुक्त शब्द हैं। कैसे हैं? द्रुरुक्त शब्द होते हैं, इसलिए ये अव्ययीभाव के होते हैं। ठीक है। ये स्मरणीय तत्व होते हैं। तो कहा जाता है अव्ययीभाव समास में इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और बाकी का पद समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। ठीक है। और ये द्रुरुक्त शब्द कौन कौन से थे अव्ययीभाव समास में? घर घर, पल पल, क्षण क्षण, ये आपके द्रुरुक्त शब्द थे। ठीक है। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, और तत्पुरुष समास की कहा जाए परिभाषा की बात करेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो कहा जाता है जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। कहा जाता है ऐसा समस्त पद जिसमें पहले का पद संज्ञा हो और विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण हो। कौन सा? पहले का पद, पूर्व पद जिसमें संज्ञा हो या
विशेषण हो, और उत्तर बाकी का पद संज्ञा या प्रधान पद होता है उसे हम तत्पुरुष समास कह देते हैं। अर्थात जो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जो तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और तथा विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है, तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो कहा जाता है कि जो तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में पहला पद पूर्व पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है, और उत्तर पद संज्ञा या प्रधान होता है, संज्ञा और प्रधान होता है, उसमें तत्पुरुष समास कहा जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कह देते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अर्थात जो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और तथा विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के कहा जाता है कि ये तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। जो तत्पुरुष समास होता है इसके 6 उपभेद होते हैं जो विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। किसके, तत्पुरुष समास के कितने, 6 उपभेद होते हैं जो कि किसके अनुसार, विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। जैसे कहा जाए आपके पास विभक्ति में को आ जाए, क्या आ जाए, विभक्ति में को आ जाए तो वो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, और विभक्ति में द्वारा आ जाए तो वो कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा, या विभक्ति में के लिए आ जाए, किसके के लिए आ जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, या विभक्ति में से आ जाए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, या विभक्ति में का या की आ जाए तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और विभक्ति पर अगर विभक्ति में पर आ जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये किसके आधार पर हैं, ये विभक्ति के आधार पर होते हैं। ये तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। ये कितने हैं, 6 उपभेद होते हैं जो कि विभक्तियों के आधार पर होते हैं। और मैंने आपको समझा दिया कि संप्रदान तत्पुरुष कब किस कंडीशंस को फॉलो करेगा, जब विभक्ति में के लिए आ जाए तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, या विभक्ति में से आ जाए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, या विभक्ति में को आ जाए तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास की बात करते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। तो कर्म तत्पुरुष समास की बात करेंगे कि आपका कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, इसके उदाहरण की बात करेंगे। इसमें ये समासिक पद हो जाएगा, ये विग्रह हो जाएगा। तो समासिक पद क्या है, जैसे जेब कतरा। समासिक पद क्या है आपका, जो समासिक पद जो है वो जेब कतरा है। समासिक पद क्या हो जाएगा, जेब कतरा है। तो इसका विग्रह कैसे हो जाएगा कि जेब को कतरने वाला। तो इसमें जो को आया है, तो को से आपको पता चल रहा है कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। ये क्या है, को आया है, जब आपने विग्रह किया तो इसमें को आया है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे यश प्राप्त, ये सामाजिक पद है। यश प्राप्त, ये पद आपका क्या है, यश प्राप्त है। इसका विग्रह करेंगे कि यश को प्राप्त करने वाला। तो इसमें को आया है, इसलिए हमें कर्म तत्पुरुष समास। तो आप उदाहरण में देख लोगे, जैसे कि शरणागत, तो शरण को आगत, को आया है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, परलोक गमन, तो परलोक को गमन, को आया है, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण। कोषकार, तो कोष को करने वाला, को आया है, कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, को आया है, तत्पुरुष कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है, तो समास के ये पद थे। विग्रह में क्या आया है, को आया है, विभक्ति के आधार पर को आया है, इसलिए अभी मैंने आपको बताया जिस भी विभक्ति में को आ जाए तो वो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसके, कारण तत्पुरुष समास के, कि कारण तत्पुरुष समास किस प्रकार किस कंडीशंस में फॉलो होता है। ठीक है, जैसे कि कारण तत्पुरुष समास की बात करेंगे, ये समासिक पद और विग्रह। तो कारण तत्पुरुष समास में मैंने द्वारा बताया था आपको, क्या आया, विभक्ति में द्वारा आ जाए तो वो कारण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि समासिक पद क्या है, तुलसीकृत। समासिक पद क्या है, तुलसीकृत है। इसका विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा आया है तो कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, हस्तलिखित है। तो सामाजिक पद क्या है, समासिक पद है आपका हस्तलिखित। इसका विग्रह करेंगे हस्त द्वारा लिखित, क्या हो जाएगा, हस्त द्वारा लिखित, क्या हो जाएगा, हस्त द्वारा लिखित है। तो द्वारा आ रहा है इसलिए कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकातुर, सामाजिक पद क्या है, शोकातुर, विग्रह हो जाएगा शोक से अतुर। तो मैंने आपको बताया था जिसमें से आ जाए या आपका द्वारा आ जाए,
से या द्वारा आ जाए वो कारण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति में जैसे मुंह मांगा तो मुंह से मांगा, गुड़हीन गुड़ से हीन, तो इसमें द्वारा आ जाए या से आ जाए, मतलब से का भी सेंस किसी के द्वारा होता है, किसी के दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब हम क्या होते हैं उसके ऊपर हम उसके ऊपर का बोध कराते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उस कंडीशंस में हम द्वारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द्वारा लिखते हैं। और जिस विभक्ति विग्रह में द्वारा आ जाए उसे हम कारण तत्पुरुष समास कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे संप्रदान। जो संप्रदान किसकी बात करेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास की। किसकी बात करने वाले हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास की बात करने वाले हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष समास को देखेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास किस कंडीशंस को फॉलो करता है। ये समासिक पद हैं और ये विग्रह हैं। जैसे सत्य, सत्याग्रह, तो सत्य के लिए ग्रह, इसमें के लिए का सेंस आ रहा, के लिए का सेंस आया, विभक्ति में के लिए है, तो इसीलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे कि गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए का सेंस है, के लिए का सेंस इस विग्रह में मिल रहा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला, गौ के लिए शाला, के लिए का सेंस आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए का सेंस आ रहा है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो जिसमें के लिए का सेंस आ जाए, विग्रह करने पर के लिए का सेंस आ जाए, वो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है, वो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक पद थे जिसमें के लिए, विभक्ति में के लिए का सेंस आ जाए, वो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपादान तत्पुरुष समास की। कि अपादान तत्पुरुष समास किस कंडीशंस को फॉलो करता है। कहा जाता है अपादान तत्पुरुष समास की तो समासिक पद और विग्रह, पद दलित, जो पद दलित है इसका विग्रह करेंगे पद से दलित, जो पद से दलित होता है, तो से का सेंस आया विभक्ति में से, तो ये क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और शरण मुक्त, तो शरण से मुक्त, किससे? कर्ज से मुक्त या शरण से मुक्त, तो शरण से मुक्त का सेंस आया है, से आया है विभक्ति में, या जन्मंत, तो जन्म से मंत, से का सेंस आया है, उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कह देंगे। क्या कह देंगे? अपादान तत्पुरुष समास कह देते हैं, उसे हम अपादान तत्पुरुष समास करेंगे। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण, के संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या हो जाएंगे? ये समासिक पद हैं और ये विग्रह। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका एक समासिक पद है और इसका विग्रह करेंगे तो राष्ट्र का पति, क्या हो जाएगा? राष्ट्र का पति, तो का जो विभक्ति में का मिल रहा है आपको, तो ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजकुमारी, राजा की कुमारी, या सेनापति, सेना का पति, दीनबंधु, दीन के बंधु, राजकुमार, राजा का कुमार, तो जिसमें का या की का सेंस आ रहा है विभक्ति में, या के का सेंस आ रहा है, उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कह देते हैं। क्या कह देंगे? संबंध तत्पुरुष समास कह देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास की। क्या अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो जो अधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है, सामाजिक पद क्या है? पर्वत, जो पर्वत आरोपण, क्या है? पर्वत आरोहण, तो पर्वत आरोहण है, तो पर्वत पर आरोहण। और वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। नरोत्तम, तो नरों में उत्तम, तो जिसमें में या पर का सेंस आ जाए उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कह देते हैं। तो मैंने बताया कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं और विभक्तियों के आधार पर होते हैं। ठीक है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास में अगर विभक्ति में की का सेंस मिल जाए, वो को का सेंस मिल जाए, विभक्ति में को का सेंस मिल जाए, किसका? को का सेंस मिल जाए, तो कर्म तत्पुरुष समास, या विभक्ति में द्वारा का सेंस मिल जाए तो कारण तत्पुरुष समास, या विभक्ति में के लिए का सेंस मिल जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास, या विभक्ति में से का सेंस मिल जाए तो अपादान तत्पुरुष समास, या विभक्ति में का या की का सेंस मिल जाए तो संबंध तत्पुरुष समास, या विभक्ति में पर का सेंस मिल जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कर्मधार समास की। ये कर्मधार समास क्या है? ये तीसरा समास है जो कि हिंदी के आधार पर होता है। ठीक है, तो कर्मधार समास को समझेंगे कि कर्मधार समास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधार समास की हम बात करेंगे। कर्मधार समास क्या होता है? कहा जाता है जिस समास के दोनों पदों में विशेष या विशेषण या उपभेद उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक
की विभक्ति आए उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं। कहा जाता है जिस समास में दोनों पद, कौन से दोनों पदों में क्या हो, विशेष हो या विशेषण हो, विशेष हो या विशेषण हो, या उपभेद उपमान का संबंध हो, या उपभेद उपमान का संबंध हो, या दोनों पदों में एक ही कारक आए उसे हम विभक्ति आने पर एक ही कारक की जो विभक्ति आए उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं। इसके उदाहरणों की बात करेंगे, जैसे कि नील कमल। तो नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल, इसके दोनों पदों में देखो नीला भी क्या बता रहा है, एक विशेषण बता रहा है जो कि कमल की बता रहा है, ठीक है। तो जिस समास में विशेष या विशेषण या उपभेद उपमान संबंध हो, दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे और उदाहरण देखते चलेंगे, एक कर्मधारय समास के और उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि नीलोत्पल, क्या है, नीलोत्पल। तो नीला है जो उत्पल, जैसे नीलांबर, क्या, नीलांबर। तो नीला है जो अंबर। तो है जो का सेंस आ रहा है, तो है जो का जो सेंस कौन ले आ रहा है, आपका कर्मधारय समास ले आ रहा है विभक्ति में, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष है, भाई है किसी के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, किसी के ऊपर हम अधिकार डाल रहे हैं, तो अधिकार डालने का जो सेंस आ रहा है वो कर्मधारय समास दे रहा है, ठीक है। जैसे कि भला मानस, भला मानस, तो भला है जो मानस। सज्जन, सत है जो जन, कैसा है, सत है जो जन, उसे सज्जन कह देते हैं। महाजन, महान है जो जन। पर मोसद, तो परम है जो औसत। या नील गाय, नीली है जो गाय। खदांत, तो खाद है जो अन्न। तो कहा जाता है जो का या किसी के ऊपर अधिकार बताने की जो कहा जाए शब्द में उत्पत्ति कर रहा हो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं। या कहा जाए ऐसा समास जिसके दोनों पदों में विशेष या विशेषण या उपभेदन उपमान संबंध हो, तो कर्मधारय समास क्या होता है, कहा जाता है कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों में विशेष या विशेषण या उपभेद उपमान संबंध हो, या दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं। इसके उदाहरण की हमने चर्चा कर ली थी और इसका विग्रह भी बता दिया था कि विग्रह में है जो का जो बोध कराए, जिसमें अधिकार बताए, उसे हम कर्मधारय समास कह देते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य हैं कर्मधारय के, उन पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कर्मधारय समास में एक पद प्राय विशेषण होता है। जो कर्मधारय समास होता है इसमें एक पद कैसा होता है, प्राय विशेषण होता है। जो कर्मधारय समास होता है इसमें एक पद प्राय विशेषण होता है। और जो अलंकारिक दृष्टि से, कहा जाता है अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा या रूपक अलंकार होते हैं, कहा जाता है अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा या रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। वह क्या माना जाता है, कर्मधारय समास माना जाता है। तो कर्मधारय समास के जो स्मरणीय तथ्य हैं, कहा जाता है कि कर्मधारय समास में एक पद प्राय विशेषण होता है और अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा या रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है, ठीक है। अब समास को देखेंगे कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे। कहा जाता है अन्नपद प्रधान, जो अन्नपद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इनमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। कहा जाता है जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें जो दोनों पद होते हैं वो किसी अन्य पद के अर्थ को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं, और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण विग्रह सहित हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिन समास में क्या हो, अन्य पद प्रधान हो, जिन समास में अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। इनमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसमें जो दोनों पद होते हैं बहुव्रीहि समास के वो किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं, तो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण की और समासिक जो पद होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो जो समासिक पद होते हैं और विग्रह की बात करेंगे, जैसे कि जो दशानंद हो गया, दशानंद एक समासिक पद है, इसका विग्रह करेंगे। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो जो दशानंद एक शब्द था, तो मैंने पहले बताया कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, जो ऐसा समास जो
क्या करता है, जिसके दोनों पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। जैसे कि इसमें दशानंद था, तो दशानंद किसी अन्य पद को व्यक्त करता है, जैसे दस है आनंद, दस है आनंद, जिसके इसका अर्थ हो जाएगा रावण। तो रावण के पद को प्रकट कर रहा था ना, रावण के पद को प्रकट कर रहा था। तो ऐसे पद जो किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। जैसे गजानन, तो गज के समान मुख वाले अर्थात वो गणेश जी। और चंद्रशेखर, तो चंद्रमा है शिखर पर अर्थात शंकर जी। और जो चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु, जैसे चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। पीतम्बरा, तो पीला है, कहा जाता है पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। और जो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शंकर जी। और उदारमना, तो उदार है मन जिसका वह व्यक्ति। तो इस प्रकार कहा जाता है। जैसे कि इसमें कहा गया था कि पीताम्बर, तो पीताम्बर इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर ये किसी अन्य पद का, श्री कृष्ण वाले पद का अर्थ देता है। जैसे कि पीला है वस्त्र जिसका, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात वो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अर्थात इस वर्ड का प्रधानता कर रहा है, उसे हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या करता है, अन्य पद का प्रधान होता है, अन्य पद को प्रधान होता है या अन्य पद की प्रधानता करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। जिसमें दोनों ही पद अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कह देते हैं। ठीक है, इसके स्मरणीय तथ्य हैं कुछ, किसके, आपके बहुव्रीहि समास के। तो बहुव्रीहि समास के स्मरणीय तथ्य कौन कौन से, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो स्मरणीय तथ्य की बात करेंगे कि बहुव्रीहि समास दो या अधिक पदों का होता है। जो बहुव्रीहि समास होता है वो दो या दो से अधिक पदों का होता है और इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जो बहुव्रीहि समास होते हैं इनमें अन्य पद प्रधान होते हैं और इसका जो विग्रह वो कैसा होता है, शब्दात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। और जो इसका जो विग्रह होता है, किसका, आपका बहुव्रीहि समास का, इसका जो विग्रह शब्दात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। और इस समास के दोनों पद विशेषण की भांति कार्य करते हैं। और जो बहुव्रीहि समास के दोनों पद विशेषण की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये स्मरणीय तथ्य थे बहुव्रीहि समास के। अब बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि जो द्विगु समास की बात करें, इस समास का पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। इसका जो द्विगु समास का पहला पद कैसा होता है, संज्ञावाचक होता है। और इसका जो संपूर्ण पद वो समूह का बोध कराता है, वो समूह का बोध करा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते थे। जैसे कि द्विगु कहा जाए दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, तो दो आ रहा है, मतलब पहला पद कैसा है, संज्ञावाचक है और बाकी का पद समूह बोधक है, जैसे गायों का समूह। और पंचवटी, पांच बट वृक्षों का समूह, तो पांच आ रहा है, कहा जाए संज्ञावाचक शब्द आया, इसके बाद समूह का बोध करा रहा है कि वृक्षों का समूह। तो चौराहे, तो चौराहा, तो चार रास्तों का समाहार। तो कहा जाता है इसमें पहला पद आपका संज्ञात्मक होता है। तो दिख रहा होगा आपको, जैसे नवरत्न, नौ रत्न, तो नौ जो है वो पहला पद है, इसलिए ये संज्ञावाचक है। कैसा है, संज्ञावाचक होता है। और इसका बाकी का पद समूह बोधक होता है, जैसे रत्नों का समूह। जैसे पंसेरी, तो पांच शेरों का समूह। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तो इस प्रकार जिसमें पहला पद कैसा होता है, संज्ञात्मक होता है और बाकी का पद समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कह देते हैं। जैसे कि पंचामृत, तो पांच अमृतों का समाहार। और सतसई, तो 700 छंदों का समाहार। चौमासा, वर्षों के चार मासों का समाहार। तो जो वर्ष कहा जाए जिसमें पहला पद संज्ञात्मक हो और बाकी का पद क्या हो, समूह का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कह देते हैं। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला कहा गया है कि जो द्विगु समास होता है इसमें जो पहला पद कैसा होता है, संज्ञावाचक होता है। तो द्विगु समास में पहला पद संज्ञा। समास में जो बहुव्रीहि समास में भी कभी कभी पहला पद संज्ञावाचक होता है, किंतु समस्त पद वह समूह का बोध नहीं करता, यथा दशानन, तो और त्रिनेन, कहा जाए त्रिनेत्र। कहा जाता है कि बहुव्रीहि समास में भी पहला पद कभी कभी कैसा हो जाएगा, पहला पद संज्ञावाचक हो जाएगा, लेकिन बाकी का पद समूहवाचक नहीं होता। इसलिए बहुव्रीहि समास में
इसलिए क्या होता है बहुब्री समास में पहला पद तो अगर आपको कैसा मिलेगा, संज्ञावाचक मिलेगा, तो आप संज्ञावाचक समझकर उसे द्विगु समास ना कर देना, क्योंकि बाकी का पद आपको समूह का बोध नहीं कराएगा। जैसे दशानंद, 10 हैं जिसके आनंद कहा जाए दशानंद, तो बाकी का समूह का बोध नहीं कराएगा। बाकी का पद त्रिनेत्र, कहा जाए 13 हैं जिसके नेत्र, तो 13 हैं जिसके नेत्र उसे त्रिनेत्र कह देते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है जो क्या नहीं कराएगा, वो बाकी का समूह बोध नहीं कराएगा, उसे हम बहुब्री समास कह देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे द्वंद्व समास की कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास की आपको इसका शब्द ही पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें दोनों पद क्या कर रहे हैं, प्रधानता निभा रहे हैं। तो द्वंद्व समास का जो शाब्दिक का अर्थ होता है युग्म या जोड़, या युग्म या जोड़ा कहा जाता है। इस पद में दो पद होते हैं तथा दोनों पद ही प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक संयोजक और एव या तथा और एव तथा तीनों का संयोजक होता है, अथवा विकल्प वाचक संयोजक, या तो फिर या होगा या अथवा लगते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कह देते हैं। जैसे सामाजिक पद इसका क्या है, सामाजिक पद है हानि और लाभ, तो हानि या लाभ, तो या जो लग रहा है ना, या क्या है, इनका समास विग्रह करने के बीच जो समुच्चय बोधक संयोजन हुआ है या का इस या के कंडीशन से आप समझ सकते हो कि ये द्वंद्व समास है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, तो और वाली जो दोनों ही पद प्रधानता निभा रहे हैं उसे हम द्वंद्व समास कह देते हैं। जैसे माता और पिता, जैसे कि माता और पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दूध दही, दूध और दही, और नारी वो नर नारी, तो नर और नारी। ठीक है, और कहा जाए राजा रानी, तो राजा और रानी, भला बुरा, तो भला और बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, वेद पुराण। तो इस प्रकार के जो आपको दोनों पद प्रधानता निभाएं, क्या करवाएं, दोनों पद की प्रधानता निभाएं, उसे हम द्वंद्व समास कह देंगे, उसे हम द्वंद्व समास कह देंगे। और द्वंद्व समास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है। कहा जाए द्वंद्व समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या तो युग्म होगा या जोड़ा, किसी चीज का जोड़ा, उसे हम, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता का एक जोड़ा है, सुख और दुख, तो दुख और सुख का एक जोड़ा है, या इसमें युग्म कह दो या जोड़ा कह दो, तो ऐसे पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कह देते हैं। ठीक है, इनका विग्रह करने के बीच इसमें समुच्चय बोधक संयोजन होता है, जिस प्रकार हम समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। या तो या आएगा और आएगा, एव तथा या अथवा ऐसी संयोजक क्रिया जिस पदों में प्रधानता हो उसे हम द्वंद्व समास कह देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने इससे पहले जो संधि कराई थी, भाषा व्याकरण कराया था मैंने, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 टॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और आपको ये समास बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा और किस प्रकार आपको समझ में आए हैं। और आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ डाउट आप कमेंट में डालें कि मुझे ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा डाउट क्लियर करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।